ठीक है। तो अब है क्या कि बैंक जो होती है, बैंक कई लोगों को लोन देती है, एडवांसेस देती है ना। और जिन लोगों को लोन और एडवांसेस देती है, तो बैंक के लिए तो क्या हो गया, एडवांस दिया तो एसेट है ना, लोन दिया है, लिया थोड़ी है। बैंक लोन दे रही है तो बैंक के लिए तो एसेट है, और उसके ऊपर उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है बेटा, इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। अब अगर कोई व्यक्ति या कोई भी जिसने लोन लिया है, वो बैंक को अगर टाइम पे इंटरेस्ट का या उसकी किस्त का या इंस्टॉलमेंट का या प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट नहीं करता है, तो बैंक उसको एनपीए में डाल देती है और एक अकाउंटिंग एंट्री करती है वो, और जिसका नाम होती है इनकम फ्रॉम एनपीए। हिंदी में बोलते हैं अलाभप्रद संपत्तियों से प्राप्ति, अलग से, मतलब उस इनकम को अलग से दिखाती है जो एनपीए से मिलती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से मिलती है। अब सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल जो आता है हमारे सामने, भाई एनपीए हम किसको बोलेंगे और इसके हमारे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जो है, उसने 1 जुलाई 2013 को एक जो है सर्कुलर इशू किया था, और उसके अंदर उसने जो है एनपीए के बारे में बताया कि किसको एनपीए में कहाँ रखना है। तो एनपीए किसको बोला जाता है, सबसे पहले वो बताता हूँ। तो बैंक जो है किसको एनपीए मानती है, तो बैंक के हिसाब से एनपीए कौन है, तो वो समझते हैं। हु इज द एनपीए? अरे हाँ, बैंक एनपीए किस किसको मानेगी, तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट जो मेन पॉइंट है आपका कि बैंक किसको एनपीए मानती है, तो बैंक ऐसे टर्म्स लोन को एनपीए मानती है जिसपे प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट 90 दिन से आउटस्टैंडिंग पड़ा है। कितने डेज से, 90 डेज से आउटस्टैंडिंग है। तो बैंक ऐसे टर्म्स लोन, ऐसे कोई टर्म लोन है जो 90 डेज, जिस पर उस टर्म लोन पर इंटरेस्ट ड्यू है, उस पर प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू है, यानी कि मूलधन ड्यू है, कितने दिन से ड्यू है, कितने दिन से आउटस्टैंडिंग है, 90 डेज से। अगर कोई भी 90 दिन से कम है ना, 90 दिन तक इंतज़ार करती है कि 90 डेज तक अगर कोई भी इंटरेस्ट पे कर देता है, प्रिंसिपल जो है वो पे कर देता है, इंस्टॉलमेंट पे कर देता है, उसका आउटस्टैंडिंग सामने वाले का नहीं रहता है, तो ठीक है। अगर 90 डेज के बाद भी अगर वो मिस्टेक करता है, उसके बाद में भी वो अपने इंटरेस्ट का पेमेंट हमको नहीं कर रहा है, यानी कि बैंक को इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो वो सामने वाले का जो अकाउंट है उसको बैंक एनपीए के अंदर डाल देती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर डाल देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक उससे इंटरेस्ट लेगी नहीं या उसको माफ़ कर दिया, ऐसा नहीं है, बस अलग से दिखाना है ना। मतलब वो उनको क्या दिखाना, अलग से दिखाना है, मतलब चांसेस बढ़ गए हैं वहाँ पर थोड़े से बैडअप्स होने की, तो उनको अलग से दिखाना है। ओके, और किसका, और अगर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट समझते हो, क्रेडिट जो होती है, क्रेडिट हो सकती है या बैंक ओवरड्राफ्ट जिसको बोलते हैं, वो 90 डेज से ज़्यादा। सेकंड है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट लिमिट होती है जो बैंक की देती है ना, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो देती है, वो अगर आउटस्टैंडिंग है कितने दिन से, 90 डेज से। 90 डेज हो गए लेकिन उसने, सामने वाले ने पेमेंट अभी तक नहीं किया है, तो बैंक उसको एनपीए के अंदर डाल देगी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर उसको डाल देगी। इसके अलावा अगर बोलें तो फिर जो बिल है, बिल डिस्काउंटेड है, बिल डिस्काउंटेड कराती है बैंक, बिल को डिस्काउंटेड कराती है, आपको पता ही है ना, बैंक का काम होता है ना। हमको अपन ने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था चैप्टर, उसके अंदर का जो है एक बिजनेसमैन या कोई भी आदमी जाके बैंक से अपना बीआर डिस्काउंटेड करा सकता है, और बैंक क्या करती है, उस बीआर को उसको डिस्काउंटेड करके उसको पैसे दे देती है, लेकिन बाद में बैंक किससे लेती है, जिसका लाइबिलिटी है, यानी कि एक्सेप्टर से बोल सकते हैं, उससे लेती है, ड्रॉई से लेती है पैसे। और अगर ड्रॉई पेमेंट नहीं करे तो जो बिल है डिस्काउंटेड, जो बिल डिस्काउंटेड कराए गए हैं और उनका पेमेंट बैंक को रिसीव करना है, और अगर वो पेमेंट भी अगर 90 डेज तक, कितने दिन तक, 90 डेज तक वो पेमेंट भी ड्यू है, 90 डेज हो गए हैं लेकिन पेमेंट अभी ड्यू है या पेमेंट अभी आउटस्टैंडिंग है,
तो उसको भी बैंक क्या कर देगी, एनपीए के अंदर डाल देगी। ओके, फिर आता है नेक्स्ट, और ये अच्छा पॉइंट है, वो है आपका क्रॉप्स के ऊपर है। क्रॉप्स समझ गए, क्रॉप्स मतलब फसलों के ऊपर है, ठीक है भाई। बैंकें जो होती है वो लोन देती है किनको, वो लोन देती है फार्मर्स को। बैंक जो होती है वो फार्मर्स को भी लोन देती है ना, जिसको हम क्रॉप लोन बोल सकते हैं, क्रॉप्स लोन, है ना, फसलों पर दिया जाने वाला ऋण, ठीक है, फसलों पर जो ऋण दिया जाता है क्रॉप्स लोन। तो उसको कब एनपीए मानना है, अब वो यहाँ पर 90 दिन काम नहीं आएंगे उसके अंदर 90 डेज का कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्रॉप कौन सी है, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली क्रॉप है या लॉन्ग ड्यूरेशन वाली क्रॉप है, ठीक है। तो वहाँ हमको डिसाइड करना पड़ेगा क्रॉप कौन सी है। क्रॉप अगर शॉर्ट ड्यूरेशन वाली है तो उसमें एनपीए मानने के रूल्स अलग है, क्रॉप अगर लॉन्ग ड्यूरेशन वाली है तो उसमें अलग है। तो मान लेते हैं दो इसमें कैटेगराइज कर लेते हैं। सबसे पहला शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि लघु अवधि की फसल है, लघु अवधि 3-4 महीने में फसल तैयार, उसके ऊपर अगर लोन दे रखा है बैंक ने, या लॉन्ग ड्यूरेशन वाली क्रॉप है। लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब जिस क्रॉप को दीर्घ अवधि लगती है, पूरा उस फसल को तैयार होने में दीर्घ अवधि वाली है। तो यहाँ पर अगर आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन है तो एनपीए कब मानेंगे, अगर लॉन्ग शॉर्ट ड्यूरेशन है तो एनपीए कब मानेंगे। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है और उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग है तो वहाँ पर आपको टू हार्वेस्ट सीजन तक वेट करना है। टू हार्वेस्ट सीजन तक मतलब 2 फसली मौसम तक। पहले मैं लिखता हूँ, अगर इस पे शॉर्ट ड्यूरेशन की जो है क्रॉप्स है, यानी कि फसलें हैं, तो वहाँ पर आपको कितना वेट करना होगा, 2, कम से कम 2 हार्वेस्ट सीजन तक, 2 हार्वेस्ट सीजन तक। और अगर आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन वाली क्रॉप्स है, फसलें हैं, तो केवल आपको 1 हार्वेस्ट सीजन तक वेट करना होगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर देखना आप सुनना तो आपको समझ में भी आ जाएगा, फिर आप अपने हिसाब से भी नोट्स में लिख सकते हो। आप कोई भी बैंक ने अगर फसली ऋण दे रखा है, क्रॉप्स के ऊपर लोन दे रखा है, तो वो जो फसल है, वो जो क्रॉप्स है, वो कितने टाइम में तैयार होगी, शॉर्ट पीरियड में या लॉन्ग पीरियड में। अगर शॉर्ट पीरियड में तैयार होती है और आपने उसके लिए बैंक ने लोन दे रखा है, तो वहाँ पर बैंक अब अगर सामने वाला जिसने लोन दिया है शॉर्ट सीजन के लिए उसने लोन लिया है, तो अगर शॉर्ट सीजन के लिए उसने लोन लिया है तो यहाँ पर 2 हार्वेस्ट सीजन तक अगर वो इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करता है, लोन का रीपेमेंट वापस नहीं करता है, तो उसको क्या मानेंगे, तो हम उसको मानेंगे एनपीए नहीं मानेंगे। 2 फसलों तक, 2 सीजन तक आपको वेट करना होगा। कितना, 2 फसलों तक, 2 सीजन तक वेट करना होगा। 2 फसल सीजन तक के बाद में, 2 फसल बीत गई, 2 मौसम बीत गए, उसके बाद में भी सामने वाला इंटरेस्ट या लोन का पेमेंट नहीं करता है, तो उसको हम क्या मानेंगे, एनपीए। और ये का ये अगर लॉन्ग ड्यूरेशन वाली क्रॉप के लिए लोन दे रखा है तो उसको एनपीए कब मानेंगे, जब वो इंटरेस्ट और लोन का पेमेंट नहीं करे। और कितने टाइम तक एनपीए नहीं मानेंगे अगर वो इंटरेस्ट और लोन का पेमेंट नहीं करता है, तो 1 हार्वेस्ट सीजन तक। आया बेटा समझ में, बताओ। तो आगे बढ़ूं मैं, रिप्लाई करो जल्दी। अब एनपीए के बारे में लिख सकते हैं, मुझे पता है। अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है तो इसके बारे में ये लिख देना 4 पॉइंट। यस, सभी रिप्लाई करो, देखते हैं कौन पढ़ रहा है और कौन जो है मोबाइल साइड में देख के बैठा है। डन, ओके, यस। लॉन्ग में 2 नहीं है बेटा, शॉर्ट में 2, लॉन्ग में 1। गौतम, लॉन्ग में 1, शॉर्ट में 2। शॉर्ट में 2 फसलों तक इंतजार करना है, फिर एनपीए मानते हैं। लॉन्ग में 1 फसल तक इंतजार करेंगे, फिर एनपीए मान लेंगे। ओके, हाँ जी, चल सकते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है आपका वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एडवांसेस। आज सुबह से लाइट ऐसी, पावर ने ऐसा परेशान किया है,
हाँ, नेक्स्ट हम कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस। ये क्या है सर? अभी बताता हूँ, पूरा समझाता हूँ। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एडवांसेस फॉर प्रोविजन, क्लासिफिकेशन ऑफ ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एडवांसेस। ओके, वाई इसलिए बेटा क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया है ना। शॉर्ट फसल थी तो 2 फसलों का तो इंतजार करो, एक फसल खराब हो गई, एक सही हो जाएगी, है ना। छोटी छोटी फसलें हैं 3-3 महीने की, तो एक खराब हो गई तो क्या हो गया, मौसम की वजह से खराब हो गई, क्लाइमेट कंडीशन ऐसी हुई कि वो खराब हो गई, ठीक है। तो कम से कम अगली फसल का इंतजार करेगी बैंक कि वो एनपी नहीं होगा, पेमेंट कर देगा। लॉन्ग वाली है तो मामला गड़बड़ है ना। 6 महीने से फसल थी, 7 महीने से, 8 महीने से, वो भी खराब हो गई, तो अब ज़्यादा वेट थोड़ी करेंगे, एक ही सीजन का वेट करेंगे, एक ही क्रॉप का वेट करेंगे नेक्स्ट। ओके, हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एडवांसेस फॉर डिटरमाइनिंग लॉस प्रोविजन। लॉस प्रोविजंस। अब देखो, बैंक क्या देती है, एडवांसेस। एडवांसेस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर बेटा, एडवांसेस मतलब बैंक क्या देती है, लोन देती है। ओके, बैंक क्या देती है, लोन देती है। अब बैंक जो लोन देती है, अगर लोन जो है, लोन का अमाउंट जो है वो 25,000 से ज़्यादा हो, लोन का अमाउंट कितना है, एडवांसेस का अमाउंट कितना है, एडवांसेस अमाउंट मोर देन 25,000 रुपीज। लोन का अमाउंट कितना है, 25,000 से क्या है, ज़्यादा, तो बैंक को कुछ प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे। तो बैंकों को कुछ प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे, उस लोन को कैटेगराइज करना पड़ेगा, उस लोन का क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। अब सर क्लासिफिकेशन कैसे करना है, वो मैं बताता हूँ आपको। क्लासिफिकेशन कैसे करना है, क्लासिफिकेशन करना है और बैंक को बताना है कि वो जो आपका लोन है, वो अब एक्चुअल में लोन दिया है ना, तो हमारे लिए एसेट्स है, वो कौन सी एसेट्स है। तो उसमें 4 तरह की एसेट्स बैंक उसको कैटेगराइज करती है, जिसमें सबसे फर्स्ट आती है स्टैंडर्ड एसेट्स, मानक संपत्तियां, कि भाई वो लोन एकदम स्टैंडर्ड कैटेगरी का है, उसके डूबने के चांसेस बहुत कम है, वो हो गया स्टैंडर्ड एसेट्स। सेकंड उसको मानती है सब स्टैंडर्ड एसेट्स, यानी कि थोड़ा बहुत उसका चांसेस है कि हमारा पैसा डूब जाए या प्रोविजन आप उसके ऊपर बनाओ, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, यानी उपमानक संपत्तियां। ओके, थर्ड नंबर जो आपका इसके अंदर है वो है डाउटफुल एसेट्स। कुछ एसेट्स ऐसी होती है जो लोन ऐसे है, उनको क्या मानती है, वो डाउटफुल एसेट्स मानती है, कि मतलब उनके संदिग्ध ऋण है, संदिग्ध संपत्तियां मान लेती है। तो इनके ऊपर क्या होगा, प्रोविजन ज़्यादा बनाना पड़ेगा। जिनके डूबने के चांसेस, डेटर पे हम प्रोविजन बनाते हैं ना, क्यों बनाते हैं आपको पता है ना, डेटर पे प्रोविजन क्यों बनाते हैं बेटा, बताओ आप। फिर मानेंगे कुछ एसेट्स को लॉस एसेट्स, यानी कि हानि संपत्तियां, क्योंकि जब हमारे पैसा डूबने का चांसेस होता है तो हम उसके ऊपर क्या बनाते हैं, प्रोविजंस बनाते हैं। तो यहां पर ऐसे कैसे जो लोन है उसको कैटेगराइज किया है ताकि रिकवर हो जाए मनी, हमारे प्रॉफिट में से हम उसको रिकवर कर लें, है ना, थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, पैसा देने से बचने के लिए नहीं, पैसा डूबने से बचने के लिए। ओके, सही बात है गौतम, पैसा तो डूबेगा लेकिन उसकी रिकवरी कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी ना, वरना बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल की कमी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ऐसे कैसे, अगर कोई लोन 25,000 रुपये से ज़्यादा का है, अगर कोई लोन अमाउंट कितने का है, 25,000 रुपीज़ से ज़्यादा का लोन अमाउंट है, तो वहाँ पर उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि वो लोन, अब बैंक ने लोन दिया है तो बैंक के लिए वो एडवांसेस है, यानी कि एसेट है। तो वो लोन यानी कि वो एसेट्स कौन सी कैटेगरी की है, वो स्टैंडर्ड एसेट है, वो सब स्टैंडर्ड एसेट है, वो डाउटफुल एसेट है, या वो लॉस एसेट्स है। सुनील गेट बंद करो।
अगर वो स्टैंडर्ड एसेट्स हैं तो उस पर ज़्यादा प्रोविज़न बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर वो सब स्टैंडर्ड एसेट्स है तो उस पर प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। अगर वो डाउटफुल एसेट्स है तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। अगर वो लॉस एसेट्स है तो 100% प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो प्रैक्टिकल भी आता है, उसके अंदर पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एसेट्स या लॉस एसेट्स पर प्रोविज़न कितना कितना बनाना है। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में वही बताने वाला हूँ कि इनके ऊपर आपको प्रोविज़न कितना कितना बनाना है। ओके, तो चलिए इनको अच्छे से कैटेगराइज करके मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपकी स्टैंडर्ड एसेट्स, जिसको सिक्योर्ड एसेट्स भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड बोलो या सिक्योर्ड बोलो एक ही बात है ना। सिक्योर्ड होती है वो पूरी, क्या होती है, सिक्योर्ड होती है, उसको स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं। कहाँ गया, ये रहा। तो सबसे फर्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड एसेट्स। ये जो स्टैंडर्ड एसेट्स होती है क्या होती है, पूरी सिक्योर्ड होती है। सिक्योर्ड एसेट्स पूरी क्या होती है बेटा, सिक्योर्ड एसेट्स होती है, फुली सिक्योर्ड होती है। अब जो फुली सिक्योर्ड एसेट्स होती है ना, है ना, अब उस सिक्योर्ड एसेट्स के अंदर, उस सिक्योर्ड एसेट्स के अंदर 3 पॉइंट है। उस सिक्योर्ड एसेट्स के अंदर कितने पॉइंट है, 3। फर्स्ट है डायरेक्ट एडवांस टू एग्रीकल्चर। ठीक है, तो पेन चेंज कर लेता हूं। इसके अंदर ये आपका आ गया ए पॉइंट। उसके अंदर सिक्योर्ड एसेट्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट है आपका डायरेक्ट एडवांसेस टू एग्रीकल्चरल। अगर आपने डायरेक्ट एडवांस किसको दिया, एग्रीकल्चरल या फिर एसएमई को। एसएमई समझते हो क्या होता है, एंड एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यही होता है। एसएमई का मतलब क्या होता है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। उनको अगर आपने लोन दे रखा है तो वहां पर आपको ज़्यादा कोई प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ प्रोविज़न बनाना है 0.25%। जितना भी आपका लोन अमाउंट है ना, उसका 0.25% आपको बनाना है। ओके, फिर आता है इसके अंदर सेकंड, भाई सिक्योर्ड जो आपकी एसेट्स होती है उसके अंदर सेकंड पॉइंट जो आता है वो आता है आपका एडवांस टू सीआरई सेक्टर। एडवांस टू सीआरई सेक्टर, सीआरई सेक्टर्स। ओके, सीआरई सेक्टर जो होते हैं ये कॉर्पोरेट जो होते हैं ना, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग या बोल सकते हैं कॉर्पोरेट रेजिडेंशियल, जिसमें प्रॉपर्टी जो होती है वो सिक्योर होती है, मतलब प्रॉपर्टी रखी जाती है हमारे पास गिरवी। तो वहां पर आपको ज्यादा प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। वहां पर आपको प्रोविजन जो बनाना है ओनली 1% बनाना है। कितना, ओनली 1% प्रोविजन आपको वहां पर बनाना है। फिर आता है आपका अगला अदर लोन। अगर इसके अलावा कोई लोन है जो सिक्योर हो, सिक्योर होना जरूरी है, वो थर्ड नंबर आ गया अदर लोन। कोई अदर लोन है और वो क्या है, वो है सिक्योर, तो उस पर 0.40%, ये 25% नहीं है बेटा, 0.25%। अगर 100 रुपए है, 100 रुपए का 0.25% करो कितना आता है, केवल उतना ही आपको रखना है। ओके, फिर आता है आपका सब स्टैंडर्ड एसेट्स। अब सब स्टैंडर्ड एसेट्स में कितना कितना बनाना है वो बता देता हूं। तो सेकंड आता है आपका सब स्टैंडर्ड एसेट्स। तो बी पॉइंट आ गया सब स्टैंडर्ड एसेट्स। अब इसके अंदर वापस पॉइंट है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स कौन सी कैटेगरी की होनी चाहिए। तो सब स्टैंडर्ड एसेट्स के अंदर जो फर्स्ट है सबसे पहले वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर्ड लोन। कौन सा, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड, इस पे कितना प्रोविजन बनाना, ओनली 15%। देखो अब सब स्टैंडर्ड है ना, इसलिए देखो रेट भी बढ़ गई, 15% हो गया है ना। और अदर कोई सिक्योर्ड लोन है, इसके अलावा कोई अदर सिक्योर्ड लोन है सब स्टैंडर्ड के अंदर, अदर सिक्योर्ड लोन, अदर सिक्योर्ड लोन, तो उसके ऊपर भी 15%, 15%। और अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है लेकिन अनसिक्योर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है लेकिन कैसा है, अनसिक्योर्ड है, तो उसके ऊपर
कितना बनाएंगे तो वो भी बता देता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चरल अनसिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन, तो उस पर बनाना आपको 20%। कितना बनाना है? 20%। और अदर कोई अनसिक्योर्ड लोन है तो उस पर बनाना आपको 25%। अदर अनसिक्योर्ड लोन, उस पर कितना बनाना है? 25% आपको प्रोविजन बना के रखना है। तो ये 2 हो गई। देखो कितनी थी? 4 थी ना, स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड, 2 हो गई। ठीक है, अभी हम करते हैं डाउटफुल एसेट्स। ओके सर, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड। तो थर्ड नंबर जो है हमारा वो है डाउटफुल एसेट्स। थर्ड था या सी पॉइंट, डाउटफुल एसेट्स। अगर कोई डाउटफुल लोन लग रहा है तो उसमें आप कितना प्रोविजन बनाओगे? तो डाउटफुल डिपेंड करता है कितने साल का है, 1 ईयर का है, 2 ईयर का है, 3 ईयर का है या 5 ईयर का है। लोन जो डाउटफुल है वो कितने ईयर का है, लोन आपने कितने टाइम का दे रखा है जो आपको डाउटफुल लग रहा है, वो लोन की टाइम पीरियड कितना है, फॉर 1 ईयर है या फॉर 2 ईयर है, 2 साल के लिए दे रखा है जो डाउटफुल है, या 3 ईयर के लिए दे रखा है, या फॉर 4 ईयर के लिए दे रखा है, या फॉर 5 ईयर के लिए, कितने टाइम के लिए लोन दे रखा है, ये पता करना पड़ेगा। अगर लोन जो है आपका 1 ईयर के लिए है तो 25% आपको रखना है। 1 ईयर के लिए कितना रखना है? 25%। 2 ईयर के लिए तो 25%। ठीक है, 1 ईयर के लिए 25% और 2 या 3 ईयर के लिए है तो यहाँ पर 40% है। तो सॉरी, यहाँ आ जाएगा आपका 40%, इसमें भी 40% है, और यहाँ 5 ईयर है तो 100% है, 4 ईयर है तो भी 100% है। अब देखो 3 हो गए, लास्ट कौन सा बच गया अपना? लास्ट बच गया आपका लॉस एसेट्स। अब लॉस एसेट्स के ऊपर कितना देखिए, वो है आपका पॉइंट नंबर डी, लॉस एसेट्स। अगर कौन सी एसेट हो? लॉस एसेट्स हो तो उस पे 100% बनाना है। कितना बनाना है? 100%। लॉस एसेट्स है ना, तो उसके ऊपर कितना बनाना है? 100%। तो उस पर बनाएंगे हम 100% प्रोविजंस। आया समझ में? बताओ। अब इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसा आता है तो मैं वो आपको बताता हूँ। देखो 1 सेकेंड रुकना, मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसा आता है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको जो है वो मैं आपको एक भेज देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर एक 14 है आपकी बुक के अंदर। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 14 है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कौन सा एग्जाम्पल है, वो कर लेना आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। और 15 मार्क्स का है, लेकिन फ्री के नंबर है, इसमें कोई ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको ये रेटें याद होनी चाहिए। अगर रेटें याद नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये रहा एग्जाम्पल। ये वाला दिखा, दिख रहा है बेटा? रिप्लाई करो। एग्जाम्पल नंबर 14। यस सर। अच्छा, अब दिख रहा है तो बताओ। यहां पर हम जो प्रोविजन बनाएंगे कितना कितना बनाएंगे? देखो सबसे पहले देखो यहां पर, ये देखिए, ये कौन सी है? सिक्योर्ड है। और ये कौन सी? एसएमई वाली। कितना % बनाएंगे? कितना % बनाएंगे बताओ? इस पे कितना % बनाना है? 0.25। कितना % बनाएंगे? 0.25%। देखो तो हम इसके ऊपर बना देंगे 0.25। किसका? इसका लोन अमाउंट कितना है? 1800। 1800 का 0.25% करके देखो कितना आएगा। 1800 का करोगे आप 0.25%, तो ये आएगा 4.5। तो 1800 में से 1800 लाख का लोन दिया हुआ है, 1800 लाख है ना, और 4.5 लाख का हम क्या बना देंगे उसके ऊपर? प्रोविजन। आया समझ में? ऐसे करना है।
तो मतलब लगभग 4.5 लाख रुपए का उसके ऊपर हमको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। फिर है सेकंड नंबर आपका, देखो इधर एडवांस टू कॉमर्शियल रियल एस्टेट एंड सीआरई सेक्टर, इस पे कितने परसेंट बनाना है, तो देखो इधर ये रहा, एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा करीब ले आते हैं यहाँ पे। हाँ, कितना परसेंट है, 1%, तो बस इसके ऊपर कितना परसेंट बनाएंगे, 1% सीआरए वाले पे, तो यहाँ बना देंगे हम 1%। 5,000 का 1% करो, 5,000 का 1% कितना हो जाएगा, 5,000 का 1%, ये हो गया 50 लाख का प्रोविजन बना। ओके ठीक है, बताओ जल्दी रिप्लाई करो बेटा, आ रहा है समझ में ये कैलकुलेशन? यस, गौतम का यस आया है। ओके मोनीस, ओके धीरज, ओके यस। साहिल कहाँ गया, मोबाइल साइड में रख के चला गया कहीं? इसमें आप रेस्पॉन्स दोगे तो ही पता चलेगा। सुनील का भी आ गया डन, नहीं तो मुझे यहाँ कैसे पता चलेगा। आता है कि 7 वॉच कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या पता चलता है। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, साहिल नहीं है, देखो अदर लोन। अदर लोन के अंदर देखो 9,000, अब सिक्योर्ड वाला अदर लोन है। सिक्योर्ड वाले अदर लोन के देखो अंदर कितनी रेट थी, सिक्योर्ड वाला अदर लोन कितना था, 40%, तो हम इस पर कितना बना देंगे, 40%। कितना है, 9,000 है, 9,000 का 0.40%, 0.40% है ना, तो 9,000 का 0.40% कितना हो जाएगा, 36, तो 36 लाख का प्रोविजन बनाना। ओके, क्वेश्चन मैं भेज दूंगा, क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप में भेज दूंगा मैं। ओके रिया, गौतम सही बात रहे, शेयर मार्केट में यहाँ सर को दिखाने के लिए साहिल यहाँ है, नहीं चला ही गया वो तो, चलो भाई। हाँ ओके, आगे देखो, फिर यहाँ पर 40% इंफ्रास्ट्रक्चर और 60% अदर सिक्योर्ड लोन है। तो ये जो 15 लाख रुपए का लोन है ना, इसकी 2 कैटेगरी है इसके अंदर। देखो इसमें क्या है, 2 तरह के लोन है। 2 तरह के कौन से लोन है, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कितना है 40%, तो 15 लाख का 40% करो, तो 15 लाख का 40% कर लेते हैं, ये आ गया आपका 6,000 लाख। और बाकी कितना है, अदर में कितना आ गया, अदर सिक्योर्ड लोन में 15 लाख का 60%, वो कितना हो गया 9। अब इनके ऊपर प्रोविजन बनाना है। अब ये कौन सी स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स हैं, उसका मैं ए पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां पर देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितना है और अदर लोन के ऊपर कितना है, यहां देखो ये रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर है तो 15% और अदर सिक्योर लोन है तो भी 15%, दोनों के ऊपर कितना है 15%, तो दोनों पे 15% बनेगा। 6,000 पे 15%, 9,000 पे 15%, समझ गए? तो 6,000 का 15%, 9,000 का 15% कर देंगे। फिर आपका अनसिक्योर्ड लोन है। अब अनसिक्योर्ड लोन में देखो क्या था, अनसिक्योर्ड लोन में देखो कितना परसेंट बनाना है, 20%, तो हम 20% बना देंगे। किसका, इसका 10,000 का, ये 10,000 है, इसका 20%, और इनका कितना कितना परसेंट बनाएंगे, 15% इसका बना देंगे और इसका भी 15%। अदर सिक्योर्ड लोन कितना है 25,000, इस पे कितना प्रोविजन बनाएंगे, अदर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन देख लो 25%, तो इस पे हम कितना बना देंगे 25%। डाउटफुल एसेट्स है, डाउटफुल एसेट है नॉट कवर्ड बाय सिक्योरिटी, ये इस पे बनाएंगे 100%, कितना बनाएंगे 100%। डाउटफुल एसेट 1 ईयर तक है तो कितना परसेंट था बेटा 15, कितना था 1 ईयर वाला, ये रहा 1 ईयर तक 25 और 3 ईयर तक 40, तो 1 ईयर तक 25, इसमें 40%, इसका 40%, और लास्ट फॉर 5 ईयर है तो 100%, लॉस एसेट है तो 100%। आया समझ में? तो इसका जो सॉल्यूशन है और ये जो क्वेश्चन है ये मैं अभी आपको भेज दूंगा। कहां पे भेज दूंगा, जो अपने चैट ग्रुप है ना उसके अंदर भेज दूंगा। ओके ठीक है, ओके चलिए हम मिलते हैं कल। इसके अलावा अगर इसका कोई क्वेश्चन भी होगा तो मैं उसका भी फोटो खींच के आपको भेज दूंगा। ओके ओके।
कौन आ गया? सुनील, रिया, अच्छा समझ में आ गया, मेरे को लगा साहिल आ गया। ओके चलिए बाय बाय, कल मिलते हैं। ओके बाय बाय।